हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है 2 टके की लड़की। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। गाँव में राय साहब की बहुत ही बड़ी हवेली थी। राय साहब का गाँव में बहुत ही नाम था। वे बहुत ही दिलदार आदमी थे। हमेशा गरीबों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। पर यह बात राय साहब की पत्नी कामिनी को पसंद नहीं थी। वो हमेशा इस बात से राय साहब से चिढ़ती थी और कभी-कभी इन बातों को लेकर दोनों पति पत्नी में बहस भी होती थी। राय साहब की इकलौती बेटी थी जिसका नाम परिणीता था। परिणीता अभी 7 साल की थी। एक दिन राय साहब को अपनी फैक्ट्री के काम से शहर जाना था। शहर गांव से दूर था, इसलिए वे अपने ड्राइवर मनोज के साथ शहर गए। अगले दिन परिणीता का जन्मदिन था, इसलिए शाम तक उन्हें गांव वापस आना था। पर उस दिन काम खत्म होने में देरी हो गई। मनोज भी बहुत थक गया था। राय साहब ने कहा, मनोज, कल बेबी का जन्मदिन है, इसलिए आज रात तक हमें गांव पहुंचना ही है। तुम कार चला लोगे ना? मनोज ने कहा, हाँ सेठ जी, मैं चला लूंगा, हम पहुंच जाएंगे। मनोज कार चला रहा था। कुछ देर बाद उसे झपकी आने लगी। ये देख राय साहब ने कहा, मनोज, ऐसा करो, तुम मुझे कार चलाने दो, कुछ देर तुम आराम कर लो। मनोज ने मना किया और कहा, कुछ देर किसी ढाबे या होटल पे सुस्ता लेते हैं। पर राय साहब नहीं माने। वे नहीं चाहते थे कि जन्मदिन वाले दिन वे परिणीता को नाराज करे। राय साहब कार चला रहे थे और मनोज बगल वाली सीट पर बैठा था। कुछ देर बाद राय साहब को झपकी लग गई और कार खाई में गिर गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब आंख खुली तो राय साहब अस्पताल में आईसीयू में थे। हालत नाजुक थी। वे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे। जब भी वे मनोज के बारे में पूछते तो कामिनी कह देती, वो अच्छा है, इसी अस्पताल में भर्ती है। जब राय साहब अस्पताल से घर आए और उनकी हालत अच्छी हुई, तब पता चला उन्हें कि मनोज की उस हादसे में मृत्यु हो गई। इस बात ने उन्हें बेचैन कर दिया। वे अपने आप को जिम्मेदार मानने लगे, क्योंकि यदि वे उस रात मनोज के कहने पर कहीं रुक गए होते तो वो हादसा नहीं होता। वे मनोज के घर गए। उन्होंने देखा मनोज के घर में उसकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी है। उसके घर में वो ही अकेला कमाने वाला था। राय साहब को देख मनोज की पत्नी भारती रोने लगी और अपने घर की हालत बताने लगी। ये बात सुन राय साहब का दुख और बढ़ गया। उन्होंने भारती को कुछ रुपए देने चाहे, पर भारती ने मना कर दिया और बोली, साहब, कुछ काम दिला दो, ये घर किराए का है और बच्ची भी छोटी है। राय साहब ने कुछ सोचा और कहा, कल अपना सामान लेकर हवेली आ जाना। अगले दिन भारती और उसकी बेटी अवंती हवेली पहुंच गए। राय साहब ने कामिनी को आवाज लगाई और बताया कि भारती और उसकी बेटी अब से हवेली के बाहर जो कमरा बना है वहीं रहेंगे और हवेली में काम करेंगे। कामिनी ने कहा, कितने गरीबों पर यूं पैसे लुटाओगे? यहाँ नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, कमला है, फिर इन्हें यहाँ आश्रय देने की क्या जरूरत है? राय साहब ने कामिनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कमला को बुलाकर कहा, इन्हें हवेली के बाहर जो कमरा है वो दिखा दो। कमला ने मुंह बनाया और उन्हें ले गई और बड़बड़ाई, आ गई एक और, मेरे पेट पर लात मारने। ये साहब भी ना किसी को भी ले आते हैं। कामिनी वही मुंह बनाकर खड़ी थी। तब राय साहब ने कहा, उनके घर में कमाने वाला सिर्फ मनोज ही था और कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए उसकी बच्ची और पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है। कामिनी ने गुस्से में कहा, ये हवेली है, कोई आश्रम नहीं कि आप हर किसी को ऐसे यहाँ उठा लाए। मुझे तो लगता है एक दिन आप पूरा धन दौलत सब उन गांव वाले भूखे नंगों पर ही लुटा देंगे। और गुस्से में तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई।
भारती खुश थी। वो मन लगाकर काम करने लगी। उसे और उसकी बेटी को छत, 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिल जाते, पर कमला को भारती फूटी आंख नहीं सुहाती। वो उसके हर काम में कुछ न कुछ छेड़खानी कर देती और कामिनी गुस्सा भारती पर निकालती। भारती जब काम करती तब अवंती भी उसके आगे पीछे घूमती। परिणीता अवंती को देख उसके पास आ जाती और दोनों खेलने लगती। दोनों को खेलता देख कामिनी बहुत चिढ़ती और परिणीता को चिल्लाती। ये देख राय साहब कहते, खेलने दो ना बच्चियों को। कामिनी चिढ़कर कहती, उस गवार के साथ खेलेगी तो गवार ही बनेगी। अरे खेलना है तो अपनी बराबरी के बच्चों के साथ खेले। देखते देखते 1 साल बीत गया। जब कभी अवंती परिणीता की किताबें, स्कूल बैग देखती तो अपनी माँ से कहती, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, पर भारती मना कर देती। वो कहाँ से ये खर्च उठा पाएगी। एक दिन अवंती ने परिणीता से कहा, मुझे भी पढ़ना है। तो परिणीता अपने पिता के पास गई और बोली, पापा अवंती भी मेरे साथ स्कूल जाएगी, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मेरे साथ स्कूल भेजो ना। राय साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से अवंती भी स्कूल जाएगी। ये सुन परिणीता खुश हो गई, पर कामिनी और गुस्सा हो गई और बोली, अब क्या उसको सर पर बैठाओगे अपने? घर पर कम था जो अब वो स्कूल भी परिणीति के साथ जाएगी। राय साहब ने कहा, पढ़ने दो ना, बच्ची है, हमें भगवान ने दौलत दी तो हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। परिणीता और अवंती की दोस्ती दिन पे दिन गहरी होती जा रही थी। परिणीता अवंती को अपने साथ सभी जगह ले जाती, अपने कपड़े, किताबें, यहाँ तक खाने की चीजें भी शेयर करती। उन्हें ये देख लगता कि जैसे वे सहेलियां नहीं बहनें हो। ये देख कामिनी मन ही मन बड़बड़ाती, बाप तो दानवीर है, अब बेटी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही है। भारती राय साहब की बहुत ही शुक्रगुजार थी कि उन्होंने अवंती को पढ़ाया लिखाया। अवंती भी राय साहब को बहुत इज्जत और मान देती थी। राय साहब भी अवंती को देख खुश थे और उसे देख उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता। समय बीता, अवंती और परिणीता कॉलेज में आ गई। अवंती पढ़ने में होशियार थी। अब वो बच्चों को कोचिंग देकर अपना हाथ खर्च निकालने लगी। परिणीता भी सीधी सादी थी, अपने पिता की तरह। कामिनी चाहती थी कि परिणीता के लिए लड़के देखना शुरू किए जाएं। उसकी शादी उन्हीं की तरह रईस घर में की जाए। परिणीता का मन शहर में नौकरी करने का था, पर कामिनी ने साफ इनकार कर दिया और बोली, जो भी करना है शादी के बाद अपने पति की मर्जी से करना। एक दिन कामिनी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शहर गई। वहां उसने अपनी ही तरह एक रईस परिवार को देखा। मिस्टर बनर्जी शहर के नामी बिजनेसमैन और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटा रहा था और छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कामिनी ने घर आकर राय साहब से बात की। उन्होंने कहा, बुला लेते हैं उन्हें किसी दिन खाने पर। एक दिन कामिनी ने मिसेस बनर्जी को फोन पर परिवार सहित अपने घर आमंत्रित किया। कमला और भारती से कहा, मेहमान आ रहे हैं, हवेली पूरी तरह चमका दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अवंती से कहा, ए लड़की, तू उस दिन हवेली में मत आना, समझी ना? तेरी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। उस दिन पूरी हवेली चमक रही थी, तरह तरह के पकवान बने थे। कामिनी ने परिणीता को तैयार करने के लिए खास पार्लर वाली को बुलाया था, पर अवंती सुबह से ही गायब थी। परिणीता अवंती को ढूंढ रही थी। उसे कई बार मोबाइल भी लगाया, भारती से भी पूछा, उसके कमरे में भी गई, पर वो नहीं मिली। परिणीता समझ गई, जरूर माँ ने उसे कुछ कहा होगा। उसने कामिनी से पूछा, माँ अवंती कहाँ है? कामिनी ने कहा, मुझे क्या पता। परिणीता ने गुस्से में कहा, माँ जरूर आपने ही कुछ कहा होगा उससे, और अपने कमरे में चली गई। कामिनी बड़बड़ाने लगी, ना जाने क्या जादू कर दिया है दोनों बाप बेटी पर। इस मनोज भारती और अवंती ने दिन भर दोनों उनके ही नाम की माला जपते रहते हैं। ये परिणीता का बस चले तो उस अवंती को
अपने साथ ससुराल भी ले जाए। मिस्टर बनर्जी और उनका परिवार आ गया था। रॉय साहब ने उनका स्वागत किया और वो सब बैठ बातें करने लगे। परिणीता भी उन सब के साथ हॉल में बैठी थी। उसने एक बार बस नजर उठाकर अंश को देखा और वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तभी मिसेस बनर्जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? तभी आवाज आई, सॉरी परी। वो आवाज थी अवंती की। परिणीता ने कहा, कहाँ चली गई थी? कामिनी का मुंह बन गया। अवंती ने कहा, अच्छा तू बैठ, बातें कर, मैं रसोई में जाती हूँ। अवंती को देख परिणीता का उदास चेहरा खिल गया। कुछ देर बाद वो और अंश बगीचे में बैठ बातें करने लगे। आगे क्या हुआ परिणीता और अवंती का, ये कहानी के अगले भाग में देखिए। और आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं आगे की कहानी 2 टके की लड़की का अगला भाग। सभी बड़े बैठकर बातें कर रहे थे, पर वहां अंश का छोटा भाई शौर्य बोर हो रहा था, इसलिए वो उठकर हवेली देखने लगा। हवेली देखते देखते वो रसोई की तरफ चला गया। रसोई से बाहर अवंती का निकलना हुआ और वो शौर्य से टकरा गई। जैसे ही शौर्य ने अवंती को देखा तो बोल पड़ा, वाओ ब्यूटीफुल। अवंती ने कहा, क्या कहा आपने? तो हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं। शौर्य ने अवंती से पूछा, तुम परिणीता की कौन हो? अवंती ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। फिर शौर्य भी हवेली देख वापस जाकर सबके साथ बैठ गया। परिणीता और अंश भी आ गए थे। तभी अवंती चाय नाश्ता लेकर आ गई। शौर्य फिर अवंती को देखने लगा। चाय नाश्ता टेबल पर रख अवंती जाने लगी। तभी शौर्य ने कामिनी से पूछा, आंटी ये कौन है? आपने इनका परिचय तो दिया ही नहीं। कामिनी ने मुंह बनाकर कहा, बेटा नौकरों को क्या परिचय देना, ये हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। ये सुन परिणीता ने कहा, ये मेरी सबसे खास सहेली है अवंती। कामिनी ने गुस्से से परिणीता को देखा और अवंती ने सबको नमस्ते किया और चली गई। कुछ देर बाद मिस्टर बनर्जी का परिवार चला गया। उनके जाने के बाद राय साहब ने कामिनी से कहा, अच्छा परिवार है, जाओ पूछो परिणीता से उसे अंश कैसा लगा। ये कहकर वे कमरे में चले गए और कामिनी परिणीता के कमरे में जाने लगी। तभी उसे अवंती दिखाई दी तो अवंती को चिढ़कर बोली, ए लड़की, तुझे कहा था आज हवेली में मत आना, तो तू यहाँ क्यों आई? अवंती बोली, वो कामिनी ने कहा, क्या ये वो? तभी राय साहब की आवाज आई, कामिनी मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, आकर जरा दे दो। कामिनी ये सुन बड़बड़ाने लगी, जब भी इस लड़की को कुछ कहने जाती हूँ तभी इन्हें मुझसे काम याद आ जाता है। और अवंती से बोली, तुझसे बाद में बात करती हूँ, और वहां से चली जाती है। कामिनी के जाने के बाद अवंती परिणीता के कमरे में जाती है। परिणीता मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, कैसा लगा अंश? अवंती नाराजगी से कहती है, पढ़वा दी ना डांट तूने? परिणीता कहती है, सॉरी, जब तूने फोन नहीं उठाया, घर पर भी नहीं मिली, तो मैं समझ गई माँ ने तुझे जरूर कुछ कहा होगा, इसलिए मैंने तुझे धमकी भरा मैसेज किया कि तू नहीं आई तो मैं लड़के से नहीं मिलूंगी। मैं जानती थी तू जरूर आएगी और तेरे बिना मैं ये फैसला कैसे ले सकती हूँ भला। अच्छा कान पकड़कर सॉरी, अब मान भी जा। अवंती ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे लिए ऐसी डांट मैं 1000 बार खाने को तैयार हूँ परी। चल छोड़, ये बता अंश से क्या बात हुई? परिणीता उसे बताती है कि उन दोनों की सोच पसंद नापसंद बहुत मिलती है। अवंती कहती है, दिखने में स्मार्ट है, और दोनों हंसने लगती है। राय साहब और कामिनी रात को परिणीता से पूछते हैं कि उसे अंश कैसा लगा। परिणीता कहती है, पापा मुझे पसंद है। अगले दिन मिसेस बनर्जी का फोन आता है और वो कहती है कि अंश को परिणीता पसंद है।
कामिनी भी परिणीता का फैसला बता देती है और कहती है आप आ जाए, हम बैठकर कोई सगाई का शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं। मिसेस बनर्जी कहती है जी ठीक है, हम कल शाम को आते हैं। हवेली में सभी ये बात सुन खुश हो जाते हैं। अवंती बार बार परिणीता को छेड़ती है और परिणीता अवंती से कहती है कल तू हवेली में ही रहना, समझी, कहीं जाना मत। अगले दिन शाम को मिस्टर बनर्जी का परिवार आ जाता है और पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिलाकर सगाई का मुहूर्त 15 दिन बाद का निकलता है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। अवंती चाय लेकर आती है और सभी को चाय देने लगती है। तभी शौर्य चाय लेते समय अपनी शर्ट पर जानबूझकर चाय गिरा लेता है। ये देख कामिनी कहती है ये क्या किया, एक भी काम बिना गड़बड़ के नहीं करती ना तू। शौर्य कहता है अरे आंटी, गलती मेरी ही थी, सॉरी। वॉशरूम कहाँ है? कामिनी कहती है अवंती इन्हें वॉशरूम दिखा दो। अवंती शौर्य को ले जाती है। शौर्य अवंती से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियों में मुझे बहुत दिलचस्पी है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुन अवंती कुछ नहीं कहती और जाने लगती है। तभी शौर्य उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है जवाब नहीं दिया तुमने। अवंती ने कहा ये क्या बदतमीजी है। शौर्य ने कहा ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, लगता है तुम्हें इस दोस्ती की कीमत चाहिए। तुम जैसी छोटी लड़कियां यही तो करती है, बड़े घर के लड़कों के साथ दोस्ती करती है और फिर मजे करती है। कहो कितना रुपया दूं? अवंती ने कहा मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो और जाने दो मुझे। शौर्य गुस्से में कहता है 2 टके की लड़की होकर मुझे नखरे दिखा रही है। अवंती कहती है रास्ता दो, वो तो तुम परिणीता के होने वाले देवर हो, इसलिए। शौर्य ने कहा क्या इसलिए? अवंती गुस्से में शौर्य को धक्का देकर चली गई। शौर्य भी कुछ देर बाद वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। सब बातें करने लगे। कुछ देर बाद सब चले गए। अवंती परेशान थी। उसने बहुत सोचा कि ये बात परिणीता को बताए या नहीं, पर जब परिणीता को खुश होते हुए देखा तो वो चुप रही और खुश होने का दिखावा करने लगी और कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों से भारती देख रही थी कि बगीचे के अधिकतर पौधे मुरझा रहे हैं और फूल सूख गए हैं। तब उसने माली से कहा क्या राधेश्याम आजकल बगीचे की देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे, देखो सब पौधे मुरझा गए। आजकल मालकिन व्यस्त है तो तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो राधेश्याम। राधेश्याम गुस्से में कहता है तुझे क्या परेशानी है भारती, तेरे पहले से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तू अपने काम पर ध्यान दे, ज्यादा मालकिनपना मत दिखा, देख लूंगा तुझे। भारती कहती है मैं अपना काम ही कर रही हूँ, हवेली की देखरेख मेरा काम है, तू अच्छे से काम कर, नहीं तो मैं मालकिन से कह दूंगी। और भारती चली गई। राधेश्याम बड़बड़ाने लगा, आई बड़ी मालकिन बनने वाली। अंश का बर्थडे आने वाला था। उस दिन मिसेस बनर्जी ने कामिनी और उनके परिवार को बुलाया था। परिणीता बहुत खुश थी। उसने अवंती से कहा तू भी चलना पार्टी में। अवंती ने कहा मालकिन नाराज हो जाएगी। परिणीता ने कहा मैं माँ को मना लूंगी, प्लीज तू चलना ना हमारे साथ। अवंती ने कहा अच्छा ठीक है। रात को डिनर करते समय परिणीता ने कामिनी से कहा माँ अवंती भी कल हमारे साथ पार्टी में चलेगी। कामिनी ने कहा नहीं, वो वहाँ क्या करेगी। इस पर राय साहब ने कहा आने दो ना उसे भी हमारे साथ। तो कामिनी ने कहा आप दोनों बाप बेटी मेरी कहा सुनने वाले, ले चलो उसे भी, सर चढ़ा रखा है उस लड़की को। परिणीता ने राय साहब से कहा थैंक यू पापा और मुस्कुरा दी। अगले दिन शाम को वे सब मिस्टर बनर्जी के घर गए। उन्होंने उनका स्वागत किया और बातें करने लगे। अवंती और परिणीता को अंश अपना बंगला दिखा रहा था। अंश परिणीता से अकेले में बात करने की कोशिश कर रहा था। ये बात अवंती समझ गई, इसलिए बोली आपका बगीचा बहुत सुंदर है, मैं वो देखती हूँ, आप परिणीता को अपना कमरा दिखाए। अवंती
बगीचे में चली जाती है। तभी शौर्य अपनी कार पार्क कर रहा होता है। उसे अवंती दिखती है। वो उसके पास आता है और कहता है, ओह तुम यहाँ, मतलब तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है? दिल में हाँ और होठों पर ना। अवंती कहती है, मैं यहाँ परिणीता के कहने पर आई हूँ। शौर्य कहता है, अच्छा इतने नखरे? तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडराती है। अवंती ने कहा, मंडराती होगी पर मैं उन जैसी नहीं हूँ, समझे ना? शौर्य कहता है, मान जा मेरी बात, जिंदगी बदल जाएगी तेरी। कीमत देने को तैयार हूँ मैं। इस तरह नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। और अवंती का हाथ पकड़ लेता है। अवंती गुस्से में शौर्य को एक तमाचा दे देती है और अंदर चली जाती है। शौर्य गुस्से से लाल हो जाता है पर अपने आप को शांत कर अंदर चले जाता है। अंश केक काटता है। उसके बाद दावत होती है। कुछ फोटोज भी क्लिक करते हैं। सब खुश हैं पर अवंती उदास थी। पर सिर्फ परिणीता को खुश देख चुप थी। वे सब घर आ जाते हैं। रात को अवंती उदास रहती है। भारती पूछती है, क्या हुआ, आज उदास क्यों है? अवंती पूछती है, माँ यदि दोस्त के अच्छे के लिए कोई बात छिपाए तो वो सही है या गलत? भारती कहती है, दोस्त के अच्छे के लिए कुछ छिपाना अच्छी बात है, पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? अवंती भारती की गोद में सर रख मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। भारती कहती है, परिणीता बेबी का मंगेतर कितना अच्छा है। काश तेरे लिए भी मैं ऐसा लड़का देख पाती, पर मेरी ऐसी हैसियत कहाँ। ये सुन अवंती कहती है, माँ आप भी ना क्या सोचने लगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा चलो बालों में तेल लगा दो ना। अवंती ने सोच लिया था कि अब जहाँ शौर्य होगा मैं वहां नहीं जाऊंगी, उससे दूर ही रहूंगी। इसी में मेरी, परिणीता और हम सबकी भलाई है। सभी सगाई की तैयारियों में लग गए। वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। बड़ी ही चहल पहल थी हवेली में। कुछ करीबी रिश्तेदार भी आए थे। मिसेस बनर्जी परिणीता के लिए बहुत सारे उपहार, गहने, मिठाइयाँ सब लाई थी। सभी उपहार टेबल पर रख दिए गए थे। परिणीता बार बार अवंती को अपने पास आने को कह रही थी, पर अवंती काम में व्यस्त रहने का दिखावा कर रही थी। उसे बड़ा ही बुरा लग रहा था कि आज वो परिणीता के बुलाने पर भी उसके पास नहीं जा पा रही है। शौर्य अब अवंती की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देख अवंती खुश थी कि उसे उस दिन तमाचा खाकर सबक मिल गया। सभी फोटो सेशन में व्यस्त थे। राय साहब ने बड़े ही नामी फोटोग्राफर को बुलाया था। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा कि मुहूर्त का समय हो गया, रस्में शुरू करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद मिसेस बनर्जी से कहा, आप जो भी देना चाहती है कन्या को दे दीजिए। मिस्टर बनर्जी नौकर को इशारा कर सारा सामान लाने को कहते हैं। नौकर सारा सामान लाता है। मिसेस बनर्जी एक एक कर कपड़े, गहने सब परिणीता को देने लगती है। बॉक्स खोलते हुए कहती है, यह हीरो का हार अंश ने खुद खरीदा है, पर जैसे ही डिब्बा खुलता है वो खाली मिलता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस बनर्जी कहती है, हार कहाँ गया? मिस्टर बनर्जी कहते हैं, यही होगा, शायद कहीं गिर गया होगा, मिल जाएगा। सब ढूंढते हैं, पूरी हवेली में ढूंढ लेते हैं, पर हार कहीं नहीं मिलता। ये देख मिसेस बनर्जी कहती है, यहाँ मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली जाए। ये सुन एक आदमी कहता है, अरे हमारी हैसियत आपसे ज्यादा है तो हम क्यों चुराएंगे? अरे तलाशी लेनी है तो नौकरों के लो। मिसेस बनर्जी सभी नौकरों और हवेली के बाहर बने उनके कमरों की तलाशी लेने का कहती है। ये सुन कामिनी कहती है, हमारे नौकर ऐसा नहीं कर सकते, वे हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। पर मिसेस बनर्जी कहती है, क्या पता कब किसकी नीयत बदल जाए, इसलिए तलाशी ले लेनी चाहिए। परिणीता कामिनी से कहती है, माँ उनकी तलाशी लेने से कुछ नहीं मिलेगा। पर कामिनी परिणीता को चुप रहने का इशारा कर देती है। जब भारती और अवंती के कमरे की तलाशी ली जाती है
तब उनके बिस्तर के नीचे से कपड़े में लिपटा हीरो का हार मिल जाता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। परिणीता कहती है, माँ ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गलतफहमी है। भारती रॉय साहब से कहती है, साहब हमने नहीं किया ये सब। पर राय साहब चुप थे। कामिनी गुस्से में कहती है, देख लिया, पैर की धूल को सर पर बैठाने का नतीजा। देख ले सावंती की करतूत, तेरी दोस्त है ना। मैं कुछ कहती थी तो तुम सबको गलत लगती थी ना। अब ये इस घर में नहीं रहेंगे, समझे ना आप। राय साहब कहते हैं, पर कामिनी बात बीच में ही काट कहती है, अब मैं नहीं सुनूंगी किसी की भी। और भारती से कहती है, अपना सामान ले और अपनी बेटी के साथ इस घर से चली जा, समझी, इससे पहले कि मैं पुलिस बुला लूं। परिणीता कहती है, माँ प्लीज ऐसा मत करो। पर कामिनी गुस्से में किसी की नहीं सुनती और भारती को खरी खोटी सुनाकर जाने को कहती है। भारती और अवंती अपना सामान ले जाने लगते हैं और परिणीता उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वे नहीं रुकते। उनके जाने के बाद राय साहब सभी मेहमानों से माफी मांगते हैं और जाने को कह देते हैं। सभी के जाने के बाद राय साहब मिस्टर बनर्जी से भी माफी मांगते हैं और कुछ देर बाद वे सभी चले गए। परिणीता बार बार अवंती को फोन लगाती है, पर वो फोन नहीं उठाती। अवंती और भारती बस्ती में जहां वे पहले रहते थे वहां उनके एक रिश्तेदार के पास चले जाते हैं। परिणीता बहुत रोती है। तब कामिनी आकर कहती है, देख भूल जा उस लड़की को। मैं पहले ही कहती थी, इन गरीब लोगों का भरोसा नहीं, कब इनकी नीयत डोल जाए। और अंश कितना अच्छा है, तू अब उसके बारे में सोच, अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच, समझी। रॉय साहब भी परेशान थे, कमरे में बेचैनी से घूम रहे थे और कामिनी से कहते हैं, कामिनी यकीन नहीं होता भारती या अवंती ऐसा करेगी, तुम्हें क्या लगता है। कामिनी कहती है, मुझे तो पहले भी वह पसंद नहीं थी। मुझे लगता है परिणीता का रिश्ता तय हो जाने से भारती को जलन हो गई होगी और उसने बेटी के भविष्य के लिए चोरी की होगी। खैर छोड़िए, हार और चोर दोनों मिल गया। अब परिणीता के भविष्य के बारे में सोचिए। कुछ दिन बाद कामिनी परिणीता के पास आकर कहती है कि सगाई की तस्वीरें आ गई, चल हम सब बैठ साथ देखते हैं। परिणीता कहती है, नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, बाद में देख लूंगी। पर कामिनी उसे जबरदस्ती ले जाती है। वे तीनों बैठ तस्वीरें देखने लगते हैं। इधर भारती अवंती से कहती है, बेटी तुझे क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। अवंती कहती है, माँ मुझे कमला दीदी पर शक है, क्योंकि हम उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। पर भारती कहती है, मुझे राधे श्याम पर शक है, क्योंकि उस दिन उसने मुझे धमकी भी दी थी। दोनों सोच में पड़ जाती है। एक दिन परिणीता कामिनी से कहती है, कल सुबह अंश के घर चलते हैं माँ, बहुत दिन हो गए और अंश को सगाई की तस्वीरें भी दिखानी है। कामिनी कहती है, ठीक है, मैं मिसेस बनर्जी को फोन कर बता देती हूँ। अगले दिन वे सब मिस्टर बनर्जी के घर पहुँच जाते हैं। परिणीता बड़ी ही खुशी के साथ अंश को सारे फोटो दिखाती है। सभी आपस में बातों में व्यस्त रहते हैं और फिर घर का खास नौकर कमलेश नाश्ता ले आया। परिणीता एक तस्वीर देख कमलेश को बुलाती है और पूछती है, ये इस तस्वीर में देखो और बताओ वहां उस दिन टेबल के पास क्या कर रहे थे तुम। कमलेश कहता है, कुछ नहीं दीदी, मैं वहां खड़ा हुआ था। परिणीता अगली तस्वीर दिखाकर पूछती है, तो हाथ में ये गहने का बॉक्स क्या कर रहा था। कमलेश कहता है, मुझे शौर्य भैया ने देखरेख करने को कहा था। तभी मिसेस बनर्जी पूछती है, क्या हुआ, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो तुम। परिणीता कहती है, आंटी 2 मिनट रुकिए। अच्छा तो ये बताओ, उस दिन तुम हवेली के बाहर नौकरों के कमरे में क्या करने गए थे। कमलेश ये सुन हड़बड़ा कर बोला, वो अम्मा जी ने कुछ सामान रखने को कहा था। परिणीता पूछती है, कौन, भारती आंटी ने। कमलेश कहता है, हाँ। अच्छा कौन सा सामान, कहो। तभी मिस्टर बनर्जी ऊंची आवाज में पूछते हैं, कहो
कौन सा सामान? डर के मारे कमलेश के मुंह से निकल जाता है, वो हीरो का हार। जब कमलेश की तरफ देखने लगते हैं, कमलेश कहता है, मुझे माफ कर दो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। परिणीता कहती है, रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतने में शौर्य भी बाहर से आ गया। मिस्टर बनर्जी अंश से कहते हैं, फोन लगा पुलिस को, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये सुन कमलेश घबरा जाता है और शौर्य के पैर पकड़ कहता है, भैया बचा लो मुझे, मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं पकड़ा जाऊंगा, पर आपने कहा था कुछ नहीं होगा, बस मेरा इतना काम कर दे। अब आप चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना भैया। सभी शौर्य को देखने लगते हैं। शौर्य कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू, मैंने तुझे कब कहा? और कमलेश को चुप रहने का इशारा करता है, पर कमलेश गुस्से में कहता है, आपने ही तो कहा था वो 40 लाख का हार चुरा कर उस नौकरानी के कमरे में रख देना। मिस्टर बनर्जी कमलेश को 2 तमाचे देते हैं और कहते हैं, सच सच बता। कमलेश बताता है कि सच में मुझे शौर्य भैया ने ही कहा था, अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ मालिक। और आप ही सोचिए, मैं 5 साल से यहाँ हूँ, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, और मैंने हार चुरा कर वहां उस कमरे में ही क्यों रखा, और कहीं भी तो छुपा सकता था। ये सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं। मिस्टर बनर्जी शौर्य से कहते हैं, तुम बिगड़े तो थे, पर इतना गिर जाओगे सोचा नहीं था। कमलेश सही कह रहा है, वो हार कहीं और भी तो छिपा सकता था। और फिर अंश भी कहता है कि उसे कैसे पता कि हार 40 लाख का था, ये तो बस मैं और तुम जानते थे शौर्य। मिस्टर बनर्जी कहते हैं, अब तुम सच बताओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? शौर्य कहता है, पापा वो झूठ कह रहा है, आपको मुझसे ज्यादा उस पर यकीन है। मिस्टर बनर्जी उसे गुस्से में एक तमाचा देते हैं और कहते हैं, सच कहो शौर्य, मुझे सच सुनना है। शौर्य गुस्से में कहता है, हाँ मैंने ही कहा था कमलेश से ये सब करने को। पर मिसेस बनर्जी पूछती है, पर क्यों शौर्य? शौर्य कहता है, उस दिन उस लड़की ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी थी, और जब वो मुझे वॉशरूम दिखाने ले गई तब बदतमीजी करने लगी, हर बार मुझे उल्टा सीधा सुनाती, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कमलेश को ये सब करने को कह दिया। तभी परिणीता कहती है, अच्छा बदतमीजी की अवंती ने तुम्हारे साथ? मेरी सहेली ऐसी नहीं है, ये आरोप गलत है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। उस दिन माँ के जबरदस्ती करने पर मैंने सगाई की तस्वीरें देखी और मेरी नजर इन तस्वीरों में कमलेश पर गई। उसके दूसरे दिन ही मेरी मुलाकात घर के माली राधे श्याम से हुई। उसने अवंती और भारती आंटी के चोरी के इल्जाम के बारे में सुना था। तब उसने मुझे बताया कि उसे नहीं लगता कि वे दोनों ऐसा करेंगी। बातों बातों में उसने बताया कि उसने एक सफेद ड्राइवर की ड्रेस वाले आदमी को कमरे में जाते हुए देखा था, और पूछने पर उस आदमी ने माली से कहा कि भारती ने उसे कमरे में सामान रखने भेजा है। मैंने तस्वीर में देखा कि कमलेश ने भी वही कपड़े पहने थे जो माली काका ने बताए। मैंने वो तस्वीर उन्हें दिखाई और उन्होंने कहा, हाँ यही था। और उसके बाद मैंने सच बताने के लिए अवंती से बात करना चाहा, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे पता था वो बस्ती में ही गई होगी। मैं वहां गई, अवंती और भारती आंटी से मिली। मैंने अवंती को धमकी दी कि यदि वो कुछ भी मुझसे छिपा रही है तो सच बता दे, नहीं तो मैं भी हवेली नहीं जाऊंगी और यहीं उन्हीं के साथ रहूंगी। वो बताना नहीं चाहती थी, पर बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि शौर्य ने उसके साथ क्या किया, और परिणीता ने सारी कहानी सुना दी। ये सब सुन मिस्टर बनर्जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक और तमाचा दिया शौर्य को और बोले, शर्म नहीं आई? शौर्य ने गुस्से से कहा, उस 2 टके की लड़की के कारण आपने मुझ पर हाथ उठाया पापा। मिसेस बनर्जी ने कहा, ये ठीक नहीं किया शौर्य, जाओ कमरे में जाओ, हम बाद में तुमसे बात करते हैं। मिस्टर बनर्जी कहते हैं, ये तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है, अब भुगतो। और राय साहब से माफी मांगते हैं। राय साहब कहते हैं,
अब हमें चलना चाहिए। जो हुआ हम उस बारे में बाद में बात करते हैं। और वे सब चले जाते हैं। रॉय साहब ड्राइवर को कार बस्ती में ले जाने को कहते हैं। बस्ती में जाकर भारती और अवंती से माफी मांगते हैं और उन्हें हवेली वापस आने को कहते हैं। आज पहली बार कामिनी भी चुप थी, कुछ नहीं बोली। परिणीता अवंती से कहती है, चलो ना प्लीज, अपनी दोस्ती की खातिर। मुझे अपनी दोस्ती पर यकीन था, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और अवंती को गले से लगा लेती है और कान पकड़कर सॉरी कहती है। ये देख भारती और अवंती का दिल पिघल जाता है और वे हवेली वापस आ जाती हैं। अगले दिन मिस्टर बनर्जी का फोन आता है। वे रॉय साहब से कहते हैं, रिश्ते जुड़ने से पहले ही उनमें दरार पड़ गई है और दरारों से रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं और दोनों भाइयों को एक साथ रहना है। हमें माफ कर दीजिए और आप अपनी बेटी के लिए और कोई अच्छा रिश्ता देख लीजिए। रॉय साहब कहते हैं, जी हम भी यही चाहते थे, धन्यवाद कहकर फोन रख देते हैं। रॉय साहब फोन रखने के बाद ये बात परिणीता और कामिनी को बताते हैं। कामिनी भी कहती है, उन्होंने सही कहा, अब रिश्ता जोड़ने से कोई मतलब नहीं और अच्छा ही हुआ। क्या पता शौर्य की तरह अंश में भी कोई खामी हो। रॉय साहब ने कहा, मुझे नहीं लगता अंश बुरा होगा, पर जो हुआ अच्छा हुआ। परिणीता उदास भी थी पर खुश भी थी क्योंकि उसकी प्यारी सहेली वापस आ गई थी। अवंती को परिणीता का रिश्ता टूटने का बहुत अफसोस था, पर भारती ने उसे समझाते हुए कहा, रिश्ता भगवान तय करते हैं, देखना बेबी को इससे भी अच्छा घर मिलेगा। कुछ दिनों में वे सब भूलकर सामान्य हो गए। दोनों सहेलियां खुश थी। समय बीता। रॉय साहब ने परिणीता के लिए एक रिश्ता देखा। मिस्टर चटर्जी उन्हीं की तरह रईस थे। वे अपने परिवार के साथ आई परिणीता को देखने। उनके बेटे एकलव्य ने परिणीता से बातें की और औपचारिकता के बाद वे चले गए। परिणीता को एकलव्य बहुत अच्छा लगा। वो एक डॉक्टर था। परिणीता ने एकलव्य के बारे में न्यूज़पेपर में भी बहुत कुछ पढ़ रखा था कि वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है, मदद करता है। जब उसे उसके दिल में उसके लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गया था। जब एक सप्ताह तक कोई जवाब न आया तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब चटर्जी फोन करेंगे, पर अगले ही दिन अचानक उनका फोन आया और उन्होंने राय साहब से कहा, माफ करना राय साहब, थोड़ी देर हो गई फोन करने में। हमें आपकी एक नहीं दोनों बेटियां चाहिए। मेरे छोटे बेटे ओमकार को अवंती बहुत अच्छी लगी। रॉय साहब ने कहा, पर अवंती हमारी बेटी नहीं। मिस्टर चटर्जी ने कहा, जी मैं जानता हूँ वो कौन है, मैंने पहले ही पता कर लिया था, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब रॉय साहब ने फोन रख ये बात सबको बताई कि ओमकार शहर का बड़ा बिजनेसमैन है और वो अवंती से शादी करना चाहता है, तो भारती रॉय साहब से कहती है, पर मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मैं धूमधाम से शादी कर सकूं। रॉय साहब कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम खर्च उठाएंगे। रिश्ते की बात सुन परिणीता खुश थी कि अब अवंती उसकी देवरानी बनेगी, पर अवंती चिंतित थी कि कहाँ वो गरीब और वे रईस। फिर राय साहब ने उसे समझाया तो उसका मन शांत हुआ। कामिनी भी इस रिश्ते से खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि परिणीता को अवंती से अच्छी देवरानी नहीं मिल सकती। कुछ दिनों के बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकल गया और सब शादी की तैयारी करने लगे। अवंती और परिणीता ने खूब शॉपिंग की और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। एकलव्य और ओमकार बहुत ही अच्छे थे। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थी। देवरानी जेठानी से बढ़कर वे दोनों सहेलियां थी क्योंकि हर रिश्ते से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता मजबूत और गहरा होता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी 2 टके की लड़की कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।